बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारा एवरी वीक का जो दम्मा वेव का प्रोग्राम होता है, आप लाइव हम हो चुके हैं। सो प्लीज वॉच एंड शेयर दम्मा वेव फेसबुक पेज। अगर आपका कोई भी दम्मा रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस 919667972248 के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण ये लाइन बिजी मिले, आप यू कैन कॉल अस एट 41657800 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दम्मा, एंड यू कैन आल्सो ईमेल अस dhammawave.info@gmail.com के ऊपर आप कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं प्रोग्राम रिलेटेड, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड यूके का नंबर आप देख रहे हैं 447903839047, और टोरंटो का 41657800, और वैंकूवर का जो नंबर है 7787084236 के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो वॉच अस on Instagram _Dhamma.waves, एंड ये जो प्रोग्राम हमारा लाइव होता है एवरी संडे भारतीय समय 8 बजे, और ट्यूसडे ये प्रोग्राम सारे का सारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाता है। सो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल दमा वेव्स, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो पुराने प्रोग्राम है आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, बहुत आज एक खास प्रोग्राम हम लेके आए हैं। और ये जो आज का जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मॉरलाइज एंड सोशलाइज पीपल बाय बाबा साहब। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय वेनेबल भिक्खुनी सुनीति जो नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज दम देशना देंगे। और उसके उनके साथ आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मैडम चंचल जी, जो पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। So please do share our page and like कीजिए पेज को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पेशल जो थैंक्स करना चाहूँगा। जो आज का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम्स जो एवरी वीक का जो प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर्ड होता है, सबसे पहले मैं आदरणीय वेनेबल सुनीति भिक्खुनी सुनीति जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और उनके साथ मैडम चंचल जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय, आई नो वो बहुत बिजी हैं, उनके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, उनके कारण भी उन्होंने हमें समय दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और और साथ में ही हम धन्यवाद करते हैं जो एक ऑनलाइन पेपर निकलता है चानन मुनारा, वो पंजाबी का ऑनलाइन पेपर है, जिसे पुरुषोत्तम लाल सरोया जी चलाते हैं। वो हर हफ्ते जो हमारा पोस्टर है, वो अपने ऑनलाइन पेपर में पोस्ट करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्राम हमारा स्पॉन्सर होता है, सो इस हफ्ते का जो प्रोग्राम है, वो हमारे स्पॉन्सर जो हमको किया है, वो मिस्टर अनमोल एंड मिसेस प्रीत प्रीत, जो जिन्होंने आज का जो हफ्ते का जो प्रोग्राम है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। मिस्टर अनमोल जी, सन ऑफ श्री लेट श्री मनोहर लाल करीमपुरी जी, staunch Ambedkarite Buddhist and strong बसपा सपोर्टर, जिन्होंने बहुत समय जो वैंकूवर में रहे और आज हमारे बीच नहीं है। बहुत सारा उन्होंने बाबा साहब के मिशन के ऊपर काम किया और दम का सार प्रसार किया, और बहुत सारे फैमिली परिवारों को दम के रास्ते में उन्होंने चलाया। तो हम जो न्यूली वेड कपल है, जिन्होंने हमारा आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, हम पूरी दमावेव की टीम की तरफ से और उनको हैप्पी हेल्थी एंड वेरी सक्सेसफुल लाइफ की विश करते हैं, और आस करते हैं कि ऐसे ही दमावेव को वो सपोर्ट करते रहें। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है दम देशना का, तो एक छोटी सी जो इम्पोर्टेंस कोटेशन है, उसके बाद मैं वेनेबल सुनीति जी को हैंड ओवर करूंगा। वो त्रिशरण पंचशी के साथ आज की दम देशना शुरू करेंगे।
सो जैसे आज पश्चिम, हम फॉरेन में बैठे हैं, आज पश्चिम के महान विज्ञानी तथा अन्य जाने पहचाने लोग बुद्ध के शील, करुणा और समाधि के बुद्धिमान रास्ते की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने किसी और दम के विरोध में अपने दम की स्थापना नहीं की थी, तथा ना ही किसी को ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा बनाने के लिए किसी बात की स्थापना की थी, बल्कि पहली बार उन्होंने मानवीय आजादी, समानता और भाईचारे की बात की। उन्होंने मानव को कुदरत नियमों के अनुसार व्यवहार करने के तरीका भी सिखाया, ताकि मानव अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी द्वारा प्राणियों के लिए कभी अनजाने में दुख पैदा करने का कारण ना बने। इसी के साथ ही मैं आज का प्रोग्राम आदरणीय वेनेबल सुनीति बिकनू जी को रिक्वेस्ट करता हूं, वो दम देशना का प्रोग्राम शुरू करेंगे। वेनेबल, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा बे। वेनेबल, बंती जी आप, हाँ, जी जी Yes. जी, Sorry. Wow. थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा बे। Namo थैंक यू सो Buddhaya मच फॉर योर Jai टाइम। Yes. So I say Trisham Panchashil. Someone will repeat behind me, or जी what it is your culture? जी जी हाँ? जी जी वेनेबल, जी एवरीवन तो विल रिपीट। या तो मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे आप सब बोलेंगे। जी नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Three times. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Three times. Another two times. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नीचावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पुरामेरयमद्यपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्यमाजपमादठानि सिक्खापदं समादयामि। अभी हमने पाली में बोला है, इसको मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो बोले इसको और अच्छी तरह से समझे, इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को मनों को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को मनों को करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं राग द्वेष और लोभ के मोह में आकर गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा। मैं गाली नहीं दूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं पान से तंबाकू गुटखा नहीं खाऊंगा। साधु साधु साधु। जी, त्रिशूल पंचशील यहाँ खत्म होता है, और जो हमने हिंदी में बोला है उसको समझकर वो हमें अपने जीवन में आचरण करना है, तभी हम समझेंगे कि हम सच में जो बुद्ध ने हमें त्रिशूल पंचशील दिया है उसका पालन हम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग वेनेबल ये क्योंकि उनको अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो उनका दम के उनको लगता है कि जो भिखुनी संघ है वो एग्जिस्ट नहीं करता, औरत की कोई जगह नहीं है दम के अंदर। तो उसके हिसाब से आज हमने आपको सब्जेक्ट दिया है। हम आपको निवेदन करते हैं तो आज सब्जेक्ट में उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू वेनेबल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड जो विषय दिया है वो भी प्रासंगिक तो है ही, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्ध के समय में भी प्रासंगिक था और अभी भी प्रासंगिक है। आज के समय में भारत में, मॉडर्न इंडिया में भिक्खुनी संघ कैसा है ये विषय मुझे दिया गया है, और साथ भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस लोगों को मॉरलाइज और सोशलाइज करने के लिए उपयोग में आता है। ये एक टैगलाइन आपने जो धम्मा वेव्स के
बैनर पे दिया है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आज के जो टॉक में मैं पूरा कोशिश करूंगी कि इन बातों को मैं आपके सामने रखूं अच्छी तरह से। हम भिक्खुनी संघ की बात करते हैं तो आज के भिक्खुनी संघ की बात करने की पहले हमें एक थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ता है। मैं 2-4 लाइन के लिए सही, लेकिन इतिहास में जाना चाहती हूँ बुद्ध के समय से कि भिक्खुनी संघ बुद्ध के समय में तैयार हुआ। ये पॉइंट यहाँ बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भिक्खु संघ बोलकर ये मान लिया जाता है कि भिक्खुनिया उसमें इंक्लूडेड है, या भिक्खु महिलाओं का संघ में, भिक्खु संघ में या ऐसा कोई रोल नहीं है। एज ए टीचर जो बुद्ध का संघ था, जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करे, उसमें भिक्खु स्त्रियों का रोल था या नहीं, इस पर अगर देखा जाए तो लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं। और इसलिए बताना पड़ता है कि बुद्ध के समय में भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ था। अभी अभी एक फिलहाल में, मतलब एक दिन पहले की बात है, मैं एक क्लास कर रही थी और उसमें मैंने लिखा था, कुछ वर्ड्स लिखे और मैंने पूछा कि इनमें से, मैंने उसमें एक भिक्खुनी शब्द लिखा और मैंने पूछा वहां पे उपस्थित लोगों से, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा संघ बुद्ध ने निर्माण किया। उसमें भिक्खु शब्द नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ भिक्खुनी लिखा था और अन्य कुछ और शब्द थे, जैसे माता जी है, आर्या जी है, या भंते जी है, और भिक्खुनी, ये शब्द मैंने लिखा। और मैंने क्वेश्चन लोगों पे डाला कि क्या आप बता सकते हैं बुद्ध ने इसमें से कौन सा संघ निर्माण किया। अब लोगों ने भंते जी संघ एक बोल दिया, दूसरा वो भिक्खु संघ बोलने लगे, जो शब्द वहां पे था ही नहीं। मैं दोबारा पूछा, फिर भी वो कह रहे भिक्खु संघ। मैंने तीसरी बार पूछा, मैंने कहा आपको इन शब्दों में कहीं भिक्खु शब्द दिखाई दे रहा है क्या। और उनका उत्तर था कि नहीं दिख रहा है, लेकिन बुद्ध ने भिक्खु संघ बनाया। मैं बोली आपके दिमाग में सिर्फ भिक्खु संघ आ रहा है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि प्रचलन में वो शब्द है, जबकि यहाँ पर मैंने भिक्खुनी लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप भिक्खुनी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वो कहने लगे कि भिक्खु शब्द में भिक्खुनी इंक्लूडेड है, यानी ये मानसिकता बन गई है। तो मैंने ये पूछा, अगर भिक्खु संघ में भिक्खुनिया इंक्लूडेड है, तो भिक्खुनी शब्द का, मैं भिक्खुनी महिला भिक्खुनी बन रही है वो बात अलग है, मैं शब्द की बात कर रही हूँ। भिक्खुनी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, वो अस्तित्व में क्यों आया। तब कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, ये स्त्री और पुरुष दोनों संघ में होने से जो पुरुष वर्ग ने चीवर लिया उसको भिक्खु संघ कहा गया, और जो स्त्रियों ने लिया उनको भिक्खुनी संघ कहा गया। यानी वो भिक्खुनी शब्द देखकर बोलने के लिए भी जो हिचकिचाहट हो रही थी, वो समझ में आ रहा था कि ये शब्द लोगों से कितना दूर हो चुका है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि ये शब्द दूर हो चुका है। और एक तरह से देखा जाए, अगर हम कहते हैं कि भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ एक है, यस, कैसे एक है, क्योंकि वो दोनों में समानता है। और क्या समानता है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश कर, चीवर लेकर संघ में प्रवेश करता है, तो
वो उस तरह होता है जैसे नदियां तालाब में सागर में प्रवेश कर रही है। मतलब नदियों का नाम, नदियों का पानी, सब कुछ सागर में विलुप्त हो जाता है। उसी तरह हमें ये देखना है कि स्त्री भी जब संघ में प्रवज्जित होती है या संघ में प्रवेश करती है तो वो लिंग भेद जो है वो खत्म कर देती है। वो समुद्र में जाकर वहां पे जैसे जाति खत्म हो जाती है वैसे ही लिंग भेद भी खत्म हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अभी तक हम लोग बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से समझ नहीं पाए हैं या इस बात को सही तरह से प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। अगर बुद्ध को वो भेद मिटाना न होता तो क्या होता? अगर बुद्ध को वो भेद न मिटाना होता, लिंग भेद, तो वो स्त्रियों को उसी कासाय वस्त्र में रहने की अनुमति नहीं देते जो महाप्रजापति गौतमी जब पहली बार अपने आप को चीवर पहनती है, कासाय वस्त्र पहनती है, साथ में 500 महिलाओं को पहनने के लिए लगाती है, बालों को मुंडन करती है और वो बुद्ध के पास जाती है, तो उस समय संघ में प्रवेश के लिए जो कोई प्रॉब्लम हुआ उस पर अभी हमें चर्चा नहीं करना है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि संघ में प्रवेश चाहे जिस परिस्थिति में हुआ हो, उनका एक भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ हो, उस समय ये सवाल भी उठता या बुद्ध इस तरह के नियम करते कि हाँ भिक्खुनी संघ तैयार हुआ है लेकिन वो भिक्खु संघ से अलग दिखना चाहिए, इसलिए इन्होंने कासाय वस्त्र नहीं पहनने चाहिए या इन्होंने बाल सर के नहीं मुंडवाने चाहिए। लेकिन ये बात तो कहीं पर भी ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगा कि बुद्ध ने ऐसा कहा हो या इस तरह का नियम लागू किया हो। जब नहीं किया इसका मतलब ये है कि बुद्ध स्त्री का संघ में प्रवेश करने के बाद में वो उसी तरह देखते हैं जैसे वो पुरुषों को देखते हैं और संघ को, भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ, ये एक सागर की तरह है जहां पर लिंग भेद भी खत्म हो जाता है। और ये सबसे पहली शिक्षा समानता की, जाति भेद, जाति खत्म करने पर तो बहुत से लोग बोलेंगे और बोलते आ रहे हैं, लेकिन लिंग भेद पर बुद्ध ने जो क्रांतिकारी कदम उस समय उठाया, महाप्रजापति के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, जो क्रांति हुई, इस पर बोलने के लिए भी अभी हमको ऐसा लगता नहीं है कि इतने सालों में किसी ने इस विषय पर अपने विचार रखे होंगे या लिखा होगा, क्योंकि साहित्य में भिक्खुनी संघ का इतिहास हमें जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से दिखाई नहीं देता। दूसरी बात ये आती है कि उस समय भिक्खुनी संघ तैयार हुआ और सिर्फ तैयार नहीं हुआ तो जिस तरह से एक स्त्री की परिकल्पना की जाती है कि स्त्री या मूर्ख होती है, स्त्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसने ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले से परिपाटी चली आ रही है। वहीं पर बुद्ध आनंद को कहते हैं कि स्त्री निर्वाण प्राप्त कर सकती है, स्त्री अरहत हो सकती है, यानी बुद्ध ने स्त्री को मूर्ख नहीं कहा है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ साबित होती है। और ये संघ में आने के बाद में अगर हम बुद्ध की शिक्षा अनुसार देखें, मैं बुद्ध की जो भी धम्म है मैं इसको शिक्षा के अनुरूप देखती हूँ क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन किया है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, सम्यक समुद्ध हो गए थे और उसी के माध्यम से वो लोगों के विचारों में परिवर्तन लाते थे। जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही उसको बदलने का उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने सही मार्ग बताया कि कैसे जीना चाहिए। इसी में उन्होंने स्त्रियों को भी कैसे जीना चाहिए ये भी बताया और उतना ही नहीं, तो जहां
माँ को गुरु कहा जाता है सिर्फ कहने के लिए। प्रैक्टिकली बुद्ध ने स्त्री को गुरु का दर्जा भिक्खुनी संघ में प्रवेश देकर कर दिखाया। जब हम बोलना और करने की बात आती है तो बोलने के लिए तो सब कोई कह देंगे, लेकिन करने की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो तथागत जिन्होंने कहा वैसे किया। उन्होंने स्त्रियों को उस लेवल पर लाने के लिए अपना सब कुछ नियम जो कहते हैं, जो उस समय था कि स्त्रियों को वो स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, वो देने का प्रयास किया। ये अलग बात है, बुद्ध के जाने के बाद में भिक्खुनी संघ खत्म हो गया, इस तरह का हमें साहित्य में मिलता है। लेकिन उसके 250 साल के बाद में फिर से एक भिक्खुनी उभरती है भारत में, सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा भिक्खुनी। और ऐसा लगता है कि वो भिक्खुनी जिसने श्रीलंका में जाकर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी के बारे में लोग नहीं जानते हैं, इतिहास के माध्यम से भिक्खुनी संघ खत्म हो गया कहते हैं और उनके बारे में भी जानकारी नहीं दी जाती है, तो बहुतों को लगता है कि संघमित्रा भिक्खुनी ने ही भिक्खुनी संघ का निर्माण किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो स्त्रियों को भिक्खुनी बनने से रोकने के पीछे कारण का दिया जाता है कि भिक्खुनियां नहीं है जो स्त्रियों को प्रवज्जित करें, इसलिए स्त्रियां भिक्खुनी नहीं बन सकती है, इस तरह का जो कारण दिया जाता है। तो संघमित्रा भिक्खुनी कैसे बनी? क्या उस समय पहले भिक्खुनियां थी? ये प्रश्न उपस्थित होता है और पता चलता है कि 11 भिक्खुनियां संघमित्रा भिक्खुनी के साथ श्रीलंका जाती है। इसका मतलब भिक्खुनी संघ कहीं ना कहीं था, जीवित था, संघ जीवित था, भिक्खुनियों का कार्य जीवित था। लेकिन वही जो परंपरा भारत में रही है कि स्त्रियां चाहे वो भिक्खुनी बन जाए लेकिन उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, उनके लिए उस तरह का उनको वो हमको कुछ बता सकती है, धम्म का प्रचार कर सकती है, इस पर कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बनी हुई है। इसीलिए वो 11 भिक्खुनियों के भी नाम भारतीय लोगों को नहीं मालूम। जो साहित्य पढ़ रहे होंगे उन्हीं को मालूम होगा, आम जनता को नहीं मालूम। जैसे बुद्ध के समय के भिक्खुनियों के नाम थेरी गाथा के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, लेकिन श्रीलंका में जो संघमित्रा भिक्खुनी के साथ में अन्य 11 भिक्खुनियां गई, इन भिक्खुनियों के नाम हमें दीपवंश और महावंश के वहां के साहित्य में मिल जाता है, उनकी पूरी डिटेल मिल जाती है। वो भारतीय लोगों को अभी भी मालूम नहीं है। और यहाँ तक कि वो सही साहित्य नहीं है ये भी प्रचारित किया जा रहा है, ये भी कहते हैं कि नहीं वहां पे सही जानकारी नहीं दी गई। एनीवे, ये हम कह सकते हैं कि भिक्खुनी संघ का इतिहास उतार चढ़ाव करते करते अभी के समय तक आ गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म लिखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जब खंड बुक 5 जब मैं पढ़ रही थी और उसमें जब लिखा देखा कि वो भिक्खु संघ कैसा होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया व्हाई डिड बाबा साहेब डिड नॉट राइट भिक्खु, हाउ भिक्खु एंड भिक्खुनी शुड बी। भिक्खु के साथ भिक्खुनी शब्द क्यों नहीं जोड़ा, ये मन में आया था। लेकिन उसी दूसरी तरफ में बाबा साहब का दूसरा लिटरेचर भी है जहां पे वो भिक्खुनियों के बारे में बात करते हैं, भिक्खुनियों को सपोर्ट करते हैं। तो पता चलता है कि बाबा साहेब स्त्रियों के बारे में अनभिज्ञ नहीं थे, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ नहीं थे। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं
उन्होंने वहां पे भिक्खु संघ लिखा होगा, मे बी बिकॉज उस समय कोई भिक्खुनियां भारत में नहीं थी। उन्होंने भिक्खु लोगों को देखा था। वो जो उनका बातें आती है दूसरे लिटरेचर में, जिसको हम कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ विमेन इन इंडिया, इसमें वो भिक्खुनियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और भिक्खुनियों के और विमेन के फेवर में बात करते हैं। तो एनीवे यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अगर भिक्खु संघ के बारे में भी लिखा है, बिकॉज बाबा साहेब वॉज ट्रीटिंग मैन एंड वुमेन इक्वल, जो हमें संविधान के माध्यम से पता चलता है, उनके पूरे कार्य में पता चलता है, उनके पूरे साहित्य से पता चलता है, तो ऑब्वियसली ही वांटेड भिक्खुनी आल्सो टू फॉलो व्हाट ही वांटेड अकॉर्डिंग टू बुद्धा धम्मा बुक 5। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जब भिक्खु और भिक्खुनी कैसे होने चाहिए, ये बात पर बाबा साहब को लिखना पड़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रचारक जो बुद्ध के समय में होते थे, जो भिक्खु और भिक्खुनी होते थे, उनके अभाव पर बाबा साहब यहाँ बात करते हैं। और अगर होंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो भिक्खुओं को देखा था वो बर्मा के भिक्खु थे, श्रीलंका के भिक्खु थे। इंडिया में उन्होंने जो भिक्खु देखा वो भी बर्मा से आए हुए थे और श्रीलंका से आए हुए थे। कुछ एक या दो कुछ होंगे जो यहाँ के थे, जो बर्मा के भिक्खुओं से उन्होंने पबज्जा ली थी या उपसंपदा ली थी, तो वही भिक्खु यहाँ पर थे, जिसमें हम बहुत नामी बनते का नाम आप सबको मालूम है, पंजाब से ही थे, हमारे बदंत आनंद कौशलैंड। हम कह सकते कि वो हमारे इंडिया के भिक्खु थे, है ना। दूसरे और एक सुमेध नाम के थे। तो ऐसे बहुत गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक भिक्खुओं के बारे में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये बाहर के भिक्खुओं से यानी आउट ऑफ इंडिया वाले भिक्खुओं से जब बाबा साहब मिले, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि ऐसे भिक्खु नहीं होना चाहिए, जो भारतीय लोगों को सही तरह से बुद्ध की शिक्षा मिलनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनको कुछ कमी महसूस हुई और उसके बारे में उन्होंने लगा कि अभी अगर जो भी भिक्खु संघ तैयार होगा वो इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर गाइडलाइंस दिए हैं उसमें। अब भिक्खु संघ तो तैयार हुआ धीरे धीरे। बदंत आनंद कौशलैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें कि उन्होंने भिक्खु संघ तैयार किया। लेकिन बाबा साहेब ने बहुत ही ऐसे कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित लिए, जिसमें महत्वपूर्ण 1942 का कॉन्फ्रेंस है जो नागपुर में उन्होंने लिया था महिलाओं से संबंधित। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि जब दीक्षा का कार्यक्रम हुआ 1956 में, तो हम कह नहीं सकते कि सिर्फ पुरुष वहां थे। मोर देन 5 लाख पीपल में महिलाओं की भी बराबर की संख्या हमें दिखाई देती है। जब हम फोटोज देखते हैं या उस समय का वाक्य हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरा परिवार दीक्षा लेने आया था। यानी महिलाओं की पूरी बराबर की भागीदारी बुद्ध को धम्म को स्वीकार करने में रही है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि नागपुर के कुछ महिलाओं ने फीवर लेने का अपना संकल्प बनाया, एक संकल्प लिया कि हम भी बाबा साहब ने जो दीक्षा हमें दी है, जो बुद्ध से हमारी पहचान कराई है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, क्यों ना मैं भी बाबा साहब के इस सपने को, जो वो कहते थे कि मैं भारत बुद्धमय करूंगा, उसको पूरा करने में मैं अपना छोटा सा योगदान क्यों ना दूं। ऐसी महिलाओं के मन में प्रबल इच्छा जागी और हम देखते हैं कि भारत में पहली भिक्खुनी 1967 में पबज्जित हुई सामनेरी के तौर पर। एक छोटे से
विलेज से वो आई थी यवतमाल जिला के, और उसने 3 साल तक स्ट्रगल करके 3 साल के बाद में उन्होंने बहुत भिक्षुओं से रिक्वेस्ट की, और वो 3 साल के बाद मतलब 64 से उन्होंने ट्राई किया कि उन्हें चिवर लेना है, उन्हें भिक्षुनी बनना है। 3 साल स्ट्रगल करने के बाद में उन्हें चिवर मिला, वो सामनेरी बनी, और एक सिलसिला शुरू हो गया भारत में कि भिक्षुनी बनते चले गए। कुछ भिक्षु लोग थे जो कुछ भिक्षु थे जिन्हें लगता था कि ये लोग सच में कुछ कर पाएंगे, इनकी इच्छाएं हैं, तो इनको हमने चीवर देना चाहिए। तो 1967 में हुए, 73 में 2 हुए, उसके बाद में 88 में हुए, लेकिन इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। चीवर लेने के पहले इनको उपासिका के तौर पर जब रहे तो बहुत अच्छी तरह से ये अपना जीवन बिता पाए। भिक्षुओं को मदद करते थे, भिक्षुओं को सब तरह जो भी भिक्षु कार्यक्रम करते थे धम्म के बारे में, उनमें उनका एक उपासिका के तौर पर बहुत सहयोग रहा है। लेकिन जैसे उनके मन में सामनेरी बनने की इच्छा प्रबल हुई, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि उन्हें रोका जा रहा है। बट उन्होंने अपना जो संकल्प पूरा करने का जो ठाना था वो पीछे नहीं हटे, और आखिरी में उन्होंने चीवर उनको देना ही पड़ा। कुछ भिक्षुओं को इतना मजबूर होना पड़ा कि उन्हें वे चीवर दे सके। हम ये देखेंगे कि चलो पबज्जा ले ली, प्रवज्जित हो गए, चीवर ले लिया, सामनेरी बन गए, ऐसे ऑलमोस्ट मोर देन 40 to 45 सामनेरिया भारत में 1998 तक के थी, ये हमें पता चलता है। लेकिन 1998 तक, यानी पहली सामनेरी 1967 में बनी, वो 1998 तक उसको पूर्ण भिक्षुनी का दर्जा नहीं मिला। इसका मतलब उसे उपसंपदा नहीं दी गई। कोई भी भिक्षु सामनेरी को उपसंपदा देने के लिए तैयार नहीं था इन इंडिया। इवन आनंद कौशल्यान, बदंत आनंद कौशल्यान भी बोले, मैं नहीं दूंगा, मेरा शिष्य आपको प्रवज्जित करेगा। हाँ, तो ये इस तरह से आया कि दूसरों को कहते चले गए, लेकिन खुद होकर सामने नहीं आए। प्रवज्जा के समय का मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं उपसंपदा के समय का मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ी मुश्किल से 1998 में बुद्ध गया में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कार्यक्रम हुआ उपसंपदा का, जिसमें बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के से सामनेर और सामनेरिया आई थी और उनकी उपसंपदा करने की बात की गई थी, तो भारत के एक भिक्षु जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने ये कहा कि हमें, हमारे भारत में बहुत सारी सामनेरिया है और बुद्धगया में उपसंपदा हो रही है, तो क्यों ना हम भारत की सामनेरियों को उपसंपदा के लिए यहाँ बुलाया जाए। और उन्होंने प्रयास किया, डेट निकल चुकी थी, लेकिन रिक्वेस्ट करके भारत में होने की वजह से भारत की भिक्षुनियों को आफ्टर लास्ट डेट निकलने के बाद में भी प्रवेश दिया गया, उनकी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें उपसंपादित किया गया। एंड 29 सामनेरीज बिकेम द भिक्षुनीज, फुल ऑर्डेन्ड भिक्षुनीज। ये हमारा भारत में पहली शुरुआत हुई है। सामनेरी की तो 1967 से हो चुकी, लेकिन फुल ऑर्डेन्ड भिक्षुनी की शुरुआत 1998 से हुई है। सामनेरिया और भी महाराष्ट्र में, ये ज्यादा सब सामनेरिया ज्यादातर महाराष्ट्र के ही थे, क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर खास जो दीक्षा का एक केंद्र रहा है, बाबा साहब की कर्मभूमि कही जाती है, यहाँ पर उस तरह का माहौल है कि यहाँ के स्त्री हो अथवा पुरुष हो, दोनों में वो क्रांति के बीज बाबा साहब ने इतने अच्छी तरह से बोए हैं कि वो अगर धम्म प्रचार में आगे आना चाहे तो
अपने आप को रोक नहीं पाते, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, वो आगे बढ़ते हैं। और वहां से परिपाटी शुरू हुई। उसके बाद में पूरे 10 साल के बाद में फिर से 2009 में उपसंपदा हुई, और ये उपसंपदा नागपुर में हुई, लेकिन यहाँ पर भी फॉरेन के भिक्खुनियों को इनिशिएटिव लेना पड़ा, क्योंकि भारतीय भिक्खुनी बनी 98 में, फुल ऑर्डेंट हुई, लेकिन उनका कार्य क्या है ऐसे भिक्खुनी, ये उनको प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं था। वो उसमें थोड़ा पीछे रह गए। उन्हें उल्टा उन्हें ये कहा गया कि आपकी उपसंपदा नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि बाहर के लोगों ने आपको दिया है, महायानियों ने आपको उपसंपदा दी है, इसलिए आपको मान्यता नहीं देंगे। तो उनका स्वागत करने की बजाय उनको बहुत से कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और इस वजह से हम ये कहेंगे कि वो लोग पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी मेंटली, और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। 2009 में फिर से फॉरेन की भिक्खुनियां यहाँ आई, जिसमें सबसे मुख्य नाम मैं भिक्खुनी च्योमेन का लेना चाहूंगी, ताइवान के, जिनको एशिया का पूरा हेड बनाया है भिक्खुनियों के संबंध में, उनके कार्य से संबंधित। तो उनकी वजह से सब भिक्खुनियां आई हैं, और उपसंपदा का कार्यक्रम हुआ। श्रीलंकन भिक्खुनियों का रोल रहा है, इसकी उपसंपदा हुई, और मैं उसमें उपस्थित थी 2009 के एक उपसंपदा के कार्यक्रम में। और मैंने तब तय किया था कि अब फॉरेन की भिक्खुनियों को इनिशिएटिव लेने के मौका न दें, उनका हम सहयोग ले, और भारतीय भिक्खुनी को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अगर 10 साल बाद थेरी हो जाती है, तो क्या वो उस काबिल नहीं होती कि वो अन्य सामनेरियों को, भारत के, उनको उपसंपादित करें। इस तरह से मैंने भारतीय भिक्खुनी थेरी को बहुत कन्विंस किया, उनको तैयार किया, उनको पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे किया जाता है। एंड 2013 में हम लोगों ने भारतीय भिक्खुनियों के द्वारा, उनके उपाध्याय के तहत, हम लोग मैंने खुद और अन्य 10 सामनेरियों ने भिक्खुनी की उपसंपदा ली, और उसके बाद में हमारी भारतीय भिक्खुनी द्वारा ही उपसंपदा होते चली गई है। तो आज तक 7 उपसंपदा के कार्यक्रम हो चुके हैं, और मोर देन मुझे लगता है उपसंपादित भिक्खुनियां तो 110 के अबव है, और सामनेरिया तो हम गिनती नहीं कर सकते, मे बी मोर देन 200 हो सकते हैं। क्योंकि जी टाइम का मुझे लग रहा है, टाइम हो गया है जी, 5 more minutes जी। ओके। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि भिक्खुनी संघ जो है, इनको एक संघ में रहने की जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक सब भिक्खुनियां अलग अलग रही है, लेकिन उनको संघ में रहने का जो कॉन्सेप्ट है वो बताने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग भिक्खुनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके माध्यम से उनको विनय और धम्म ये बताते रहते हैं। लेकिन वो अभी भी नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि भिक्खुनियां चीवर लेकर डायरेक्ट लोगों के बीच में जा रही है। उस तरह से कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं हुआ है, जैसे कि एक जगह हो जहाँ पर चीवर लेने के बाद में वो कुछ सालों तक धम्म सीखे, और उसके बाद में वो लोगों में जाकर धम्म का ज्ञान दे। इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है, और ये अगर हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो जाता है, तो भिक्खुनी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भिक्खुनी संघ वंडर्स करेगा, और ये भविष्य बहुत अच्छा है। बस आई एम वेटिंग फॉर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट टू डू whatever for the भिक्खुनी संघ I can do। जी मैं यहीं पर रुकती हूँ। जी जी वेनेबल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बनते स्मृति भिक्खुनी जी,
और बुद्ध धर्म में अगर हम नारी की बात करें, बुद्ध धर्म में नारी जाति की श्रेष्ठ पद और जाति का प्रतीक है। जैसे हम 5 महावीरों की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा वेनेबल सुनीति जी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, सो परम जी क्वेश्चन भी रखेंगे। जो वेनेबल बिकनी है हाईली क्वालिफाइड हैं बिफोर, क्योंकि 2006 में इनकी प्रवजा हुई थी और हाई ऑर्डिनेशन जो है 2013 में हुई। लेकिन बिफोर रोब शी इज बीएससी एंड एलएम एंड शी वाज अ लॉयर। वो लॉयर थे और हाईली क्वालिफाइड हैं, और उसके साथ साथ वर्किंग एज अ लीगल ट्रेनर एट नेशनल लेवल विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड आल्सो शी इज अ सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया भिक्खुनी संघ। सो अगर आप इनसे रास्ता करना चाहते हैं कुछ जो हमारे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारी सिस्टर्स और माता बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं, 1000 की गिनती में ये प्रोग्राम देखा जाता है आफ्टर द ऑन यूट्यूब। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेनेबल क्वेश्चन आया है, मैं परम जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो क्वेश्चन रखें। परम जी, नमो बुद्धाय जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। Namo Buddhaya Bhim, Madami Bantaji. I was very happy to see, like, it's like, can say, we feel honored to see you as like as a not only bhikkhu, and our bhikkhuni is also very well educated and highly qualified. It's like our proud, and for our society have to be proud. तो ये एक क्वेश्चन आया है मेरे पास के वुमन विदाउट सोल, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं, ताकि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनको थोड़ा समझ में आ सके रियल में। सॉरी, मैं थैंक यू। क्वेश्चन नहीं समझी। जी, मैं थोड़ा उसको इजी करता हूँ वेनेबल क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया कि आ, पढ़ने की बजाय ऐसी अफवाहें फैलाते हैं धम्म के बारे में, और जी कई कुछ पोस्टर कुछ वायरल करते हैं अलग अलग ग्रुपों में बुद्धिज्म के ऊपर। वो बोलते हैं कि वुमन इज बुद्धिज्म में वुमन इज विदाउट सोल, एंड विदाउट सोल। विदाउट सोल, सो शी कैनॉट बी मेड मंक। सो वो ये तो क्वेश्चन डिलीट हो गया, क्योंकि हमारे साथ बिखनी जी बैठे हैं और धम्म प्रवचन धम्म देशना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तो वर्ड हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन है विदाउट सोल, अगर आप थोड़ा सा 1 और 2 मिनट में बात करना चाहें तो बहुत बढ़िया। मैं इतना ही कहूंगी कि बुद्धा ने कहा है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज विदाउट सोल, देयर इज नो सोल। तो सिर्फ बिकुनी से क्यों कहे कि महिलाओं से क्यों कहे? बुद्ध ने तो आत्मा को ही, ये उसके ऊपर कुछ कहा नहीं, उसको को नकार ही दिया है डायरेक्टली। अनात्मवाद जो बुद्ध का है कॉन्सेप्ट, ये बात को हमें समझना होगा। तो बुद्ध बनने के लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं, माइंड की जरूरत है, इंसान के लिए है। नॉलेज लेने की बात है, हाईएस्ट नॉलेज लेने की बात है, एंड इसके प्रोसेस, एंड एवरीवन हु इज हैविंग माइंड, चित्त जिसका है वो ले सकता है, वो बुद्ध बन सकता है। परम जी, एनी मोर क्वेश्चन आपके पास आया कोई क्वेश्चन और? नो, दिस वाज द ओनली वन आई हैव। मेरे पास ठीक है यही था। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। जी। वेनेबल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें समय दिया। और जो जैसे हमने दमा वेव जब शुरू किया दिसंबर में, दिसंबर 30 को हमारा पहला प्रोग्राम था, और आपके आशीर्वाद के साथ ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। आप दूसरी बार प्रोग्राम में आए, हम पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे ही हमें सहयोग देते रहें, ताकि आने वाले प्रोग्राम हम ऐसे ही अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाते जाएं। और अगर कोई भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है दमा रिलेटेड, आप वेनेबल सुनीति जी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर दमावेव की टीम से ले सकते हैं। सो वेनेबल, एट द एंड, डू यू वांट टू कंक्लूड योर मैसेज? I have to say something? जी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। और अगर आप, आई नो आपका स्केड्यूल काफी बिजी है, तो आशीर्वाद के बाद हम हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, जैसे हमारे साथ मैडम चंचल जी पंजाब से
हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो जुड़े हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो प्लीज गो अहेड एंड गिव अ ब्लेसिंग। Yeah, thank you everyone, and please follow Buddhism and be a good human being. यही मैं कहना चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। सो जैसे ये जो प्रोग्राम हमारा होता है ये 2 सेगमेंट में होता है। तो हमारी जो फर्स्ट सेगमेंट होती है वो धम्मा देशना की होती है। ये हर हफ्ते जो प्रोग्राम है हमारा, जो ये प्रोग्राम स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है। सो इस हफ्ते का जो प्रोग्राम है हमारे न्यूली वेड कपल जो मिस्टर अनमोल एंड मिसेस रवीना, और इन्होंने ये न्यूली वेड कपल हैं, वैंकूवर में रहते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये आदरणीय श्री मनोहर लाल क्रीमपुरी उनके बेटे हैं। और मोहनलाल क्रीमपुरी, सॉरी, मोहनलाल क्रीमपुरी, मैं दोबारा मिस्टेक की है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो श्री मोहनलाल क्रीमपुरी जी के बेटे हैं और वैंकूवर में रहते थे। आजकल तो हमारे बीच में नहीं है मोहनलाल जी, और लेकिन उनका जो काम बाबा साहब के मिशन प्रति और दम देशना के प्रति जो वैंकूवर में उन्होंने काम किया, वो आज बहुत सारे परिवार उनके उनकी वजह से मिशन के साथ जुड़े हैं। हम पूरे परिवार का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एंड और उनको हैप्पी, हेल्थी एंड वेरी सक्सेसफुल लाइफ की भी उनको आशीर्वाद देते हैं। सो आज का जो सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, जो दूसरा सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमने जो हमारे साथ आदरणीय मैडम चंचल जी जुड़े हैं पंजाब से, हमने एक छोटा सा स्लाइड शो तैयार किया है। हम चाहते हैं कि आप एक स्लाइड शो देखें और और उसके बाद जो हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो लेट्स वॉच द स्लाइड शो। जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवाद की कोख की जिससे ऐसा लाड भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसे पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति।
नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय जालंधर में हूं और एक बहुत ही शानदार खबर आपको दिखा रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं जो पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं उसमें ये तमाम इस तरह की जो कड़ियां जुड़ती जा रही है वो ऐतिहासिक है। मैं इस समय पंजाब के एक गांव में हूं और ये खेत खलिहान आप देख रहे हैं। बाबा साहब ने जो कहा था ना कि पढ़ाई लिखाई जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ साजिश करके जो सवर्ण समाज के लोग थे, आरएसएस लोग के लोग थे, जातिवादी थे, मनुवादी लोग थे, उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा देना शुरू कर दिया जिसमें हमें लड़ाई की वजह ही नहीं पता चली। अंग्रेजों के दौर में भी ज्यादा बेहतर शिक्षा थी। उसके बाद कैसे SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को गुलाम बनाया जाए, इस तरह की शिक्षा दी गई। और कल राजनीति तो ये देखिए, ठीक उसके उलट बहुजन समाज के लोग कोशिश कर रहे हैं। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, बुद्धिस्ट अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, बाबा साहब ने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये है बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशनल विंग ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट। बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक स्कूल इसका नाम है। और फूलपुर, धनवाल, जालंधर में हम दिखा रहे हैं। फाउंडेशन स्टोन है 6/12/2002, मिस्टर सोहन लाल गिंधा, UK। ये भी मेरे साथ है, ये स्कूल है। और अब आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये खबर कितनी जरूरी है। और ये किसी ने मुझे यहाँ का पता बताया, उसके बाद मैं आया हूँ। और कैसे बहुजन समाज के लोग बदल रहे हैं, ये देखिए। पंजाबी में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ। और बढ़िया स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। और नो लाभ, नो मतलब बेनिफिट, नो लॉस पे स्कूल चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें आप देख लीजिए। पहले दिखा दे रहा हूँ, स्कूल की सिर्फ नाम के लिए नहीं किया गया है। मुझे याद है, मैं एक बार एक 3री क्लास तक के बच्चे की स्कूल की ये स्टोरी बनाई थी, जहाँ फ्री पढ़ाया जाता था। यहाँ मामूली पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाया जाता है उसका जब नमूना देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। और ये देखिए, जो ज्योतिबा फुले, डॉक्टर तथागत बुद्ध, माता सावित्रीबाई, बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक स्कूल। तो ये मैं स्कूल का कैंपस दिखा रहा हूँ आपको। तो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है और टक्कर दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को। पहले पूरा दिखा दूं, उसके बाद लोगों से बात करूंगा। शानदार साफ सफाई का इंतजाम है। और एडमिन ब्लॉक देखिए, वहाँ सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, माई साहेब अम्बेडकर, ये तीनों लोगों की तस्वीर है। और उसके बाद जो है वो स्कूल है। तो इस तरह की कोशिश हो रही है, पहल हो रही है। साफ सफाई का बहुत बढ़िया इंतजाम है। ये देखिए, ये सारे नल हैं। और नो बेनिफिट, नो लॉस पे स्कूल चल रहा है। मैं बच्चों से भी बात कराऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा एडमिन के लोगों को जान लेते हैं। सर, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। बताइए, कब से 2002 में सफर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? हाँ, जब हम 14.5 साल के थे, स्कॉटलैंड गए थे। उस समय मैं 10th में पढ़ता था। तो भीम पत्रिका की वजह से बाबा साहब के बारे में हमको पता चला कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो जो एजुकेशन के दरवाजे थे वो खोले हमारे लिए। तो उस समय हमारे सब दिल में यही था कि उधर जाकर पैसे कमाकर बाबा साहब के नाम से कॉलेज बनाना है, कॉलेज बनाएंगे। तो फिर उधर जाकर उधर भी अम्बेडकर मिशन का, बुद्धिज्म का काम करते रहे। और फिर पिछले 20 सालों से हमने इधर जो एक ट्रस्ट की स्थापना की। और उसका मेन जो काम था पंजाब में, क्योंकि अंधविश्वास बहुत था, दूसरा था। और बाबा साहब के जो उन्होंने बुद्धिज्म का हमको एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया है, उसको आगे रखकर यहाँ पर एक ट्रस्ट कायम किया गया था। तो उसमें से आप टीचर हैं यहाँ? फिर अच्छा। उसमें से फिर एक एजुकेशनल विंग निकाला, क्योंकि बाबा साहब ने एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग आइए, साथ में आ सकते हैं। ऐसे लोगों को आपको MLA MP बनाना चाहिए जिन लोगों ने पहले कुछ साबित किया है। पता नहीं हमारे लोग नेता कैसे चुनते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को MLA MP बनाइए, तब जाके आपके समाज का कल्याण होगा, जिन्होंने पहले कुछ काम करके दिखाया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? आप कैसे जुड़े हुए स्कूल से? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर रिटायर हुआ हूँ 2016 में। और उसके बाद मैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट में फ्री सर्विस देता हूँ। और मुझे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उसके लिए हम बहुत देर से काम कर रहे हैं। चलिए प्रिंसिपल साहब से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। जय भीम। जय। अच्छा, सब लोग जय भीम नमोदय। कितने साल से आप यहाँ हैं? शुरू से ही 2001 से शुरू हुआ, तब से अपने हाथों से शुरू किया है ये 13 बच्चों से। अपने हाथों। लेकिन आगे की चीजें बताता हूँ, ये तो इंटरव्यू। तो ये जो हमने एक छोटा सा जो स्लाइड शो आपके लिए तैयार किया था, ये जो स्कूल
जहाँ से हम आदरणीय मैडम चंचल जी को वहाँ से हम लाइव कर रहे हैं। लेकिन उनको लाइव करने से पहले मैं थोड़ी सी बातचीत करनी चाहूँगा। आपने शुरू में देखा जो इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर सोनलाल गिंडा जी। अगर हम 20वीं सदी के बात करें, बीस उनको 20वीं सदी के अनाथपिंडक भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर उनका मेरे मेरे को लगता है कि ये उनका बेस्ट परिचय होगा सोनलाल गिंडा जी का, कि पूरी जिंदगी की जो उन्होंने कमाई वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और दम के सार प्रसार के लिए लगाई। और ये जो स्कूल है बुद्धि सतत अम्बेडकर पब्लिक सीनियर स्कूल, जो जलंधर में एक गांव है, उसमें स्थापित है। और हमारे साथ मैडम जो प्रिंसिपल है वहाँ के, मैडम चंचल जी, वो भी वेरी हाईली क्वालिफाइड हैं, बी एड हैं और एमए हैं और एमएड हैं और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। और उनको जो हमने आज सब्जेक्ट दिया है, क्योंकि स्कूल की जो हम देखते हैं, सिखों के बहुत स्कूल हैं, हिंदुओं के बहुत स्कूल हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा पूरी दमावेव की टीम की तरफ से। चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेव। आपने हमें आई नो स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। जो आज पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें। जो आज का जो सब्जेक्ट है आपके लिए हमने चुना है, हाउ डू वी सी द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। जो हमारे अपने शिक्षा के जो केंद्र हैं, उनका परिणाम और हमारे बच्चों का भविष्य आप कैसे देखते हैं, ये आपके लिए आज का सब्जेक्ट है। यू हैव 25 मिनट। फर्स्ट लेट मी थैंक यू एंड वेलकम टू दमावेव। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। और भंते जी को मेरा वंदामी। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आज इस कार्यक्रम का मैं मेंबर बनी हूँ और आपके नज़रिए से, आपकी आंखों से मैंने आज अपने स्कूल को देखा, इस पे बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं अपने परिचय में मैं दूंगी कि मैं 96 में जब से मेरी मैरिज हुई है, मैं तब से इस मिशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और ये स्कूल जो है एक लाइब्रेरी से बना है और 97 में हमने एक लाइब्रेरी जो बनाई थी, उसमें अपने जो बच्चे थे उनको 1-2 घंटे पढ़ाने के लिए, कि 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाते थे उनको। तो फिर वो बच्चे देखते-देखते ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो फिर धीरे-धीरे लगा कि नहीं, ये स्कूल बनना चाहिए अभी। फिर ऐसे ही जगह देखना शुरू किया, तो हमारे गाँव में ही हमने 2-3 कमरे थे और वहीं पे अपना स्कूल शुरू किया था हमने। और वहीं पे हमने 13 बच्चों से सर ये स्कूल शुरू किया था, जो आज हमारे पास नियर अबाउट 500 बच्चे हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं। और 13 बच्चों से स्कूल वहीं से 2 साल तो वहीं पे चला और उसके बाद फिर हमने, अभी हमारे आपने सोनलाल गिंडा जी का जिक्र किया और उनकी बहुत सपोर्ट रही हमारे इस स्कूल के लिए। उन्होंने बहुत सी फाइनेंशियल हेल्प की, बहुत सारे जो डोनर्स वो लेके आते थे, जो रूम बनाते थे हमारे लिए। तो सॉरी, हमने फिर जमीन खरीदी और उस पे अभी जो आपने स्कूल का देखा पिक्चर्स, वहां पे वो बिल्डिंग बनाई। और हर हर साल एक क्लास आगे बढ़ता था और एक रूम की जरूरत पड़ती थी, तो हर बार गिंडा जी किसी ना किसी डोनर को लेके आते थे कि भाई हमें ये रूम चाहिए बच्चों के लिए। तो एक एक रूम करके ये सारा स्कूल बना हुआ है जो आज हमारे सामने है। तो उसके लिए अभी जब मेरी शादी हुई तो सर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था मैंने। तो फिर देखा कि जैसे-जैसे अभी स्कूल बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ाना है, अपनी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आफ्टर 10 ईयर ऑफ माय मैरिज मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, 10 साल के बाद शादी के। और ये जो क्वालिफिकेशन है, ये शादी के 10 साल बाद मैंने किया है, मास्टर्स किया, उसके बाद दूसरा मास्टर्स किया। पहले मैंने हिस्ट्री में किया, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, फिर बीएड किया, एमएड किया, फिर मैंने इंग्लिश में एमए किया। क्योंकि मुझे बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनना था कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हो।
तो ऐसे करके फिर क्वालिफिकेशन जो एकेडमिकली चाहिए थी वो मैंने पूरी की अभी। लेकिन जिस मिशन में जुड़े हुए हैं उसमें तो सीखना कभी खत्म नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। तो बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे बड़ी मेहनत से ये 20-22 साल का हमारे आगे रिजल्ट है, ये जो बोधिसत्व अंबेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और बहुत से डोनर्स का इनमें ये पूरा पंजाब का एक ऐसा स्कूल है जो पूरे का पूरा डोनेशन पे बना हुआ है, किसी का पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। बोधिसत्व अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी है जो इसको चला रही है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी है, उसको प्रॉपरली चला रही है। और बहुत कम फीस पे हम इस स्कूल को चला रहे हैं कि आसपास सर्वे करते हैं कि कितनी कितनी फीस स्कूल ले रहे हैं। सो बहुत एक जेन्युइन सी फीस रखते हैं। आज के समय में भी अगर मैं बोलूँ तो हमारी नर्सरी क्लास की जो फीस है वो 450 है। तो एक आसानी से दी जा सकती है फीस, और लोग पे करते हैं और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, ताकि क्योंकि आज जो है बच्चों को, हमारी सोसाइटी को एक अच्छी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और आज की हमारी जैसे एक्टिविटी की आप बात कर रहे थे, तो हमारे स्कूल में मेडिकल कैंप लगा हुआ था, तो जिसमें नियर अबाउट 400 से ऊपर लोग जो हैं इसका बेनिफिट लेके गए। तो मैं वहीं पे भी बात कर रही थी कि हमारे सोसाइटी को सस्ता इलाज और सस्ती एजुकेशन और बढ़िया इलाज और बढ़िया एजुकेशन की ज़रूरत है, जो हम उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मैं इस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ शुरू से। सर, मैं कई बार स्कूल में भी बात करती हूँ कि जब मैं स्कूल के कंपाउंड में ऐसे चल फिर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको अपने हाथों से तैयार किया हुआ है सारा। एक-एक दिन, एक-एक पल मुझे इसका याद है। तो मुझे बड़ा गर्व फ़ील होता है अपने आप पे कि बाबा साहब के मिशन को लेके कुछ पे बैक टू सोसाइटी का काम हम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने हमें आज विषय दिया है हमारा, बच्चों का जो हमारे ऐसे स्कूल हैं उनका रिजल्ट क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। तो मुझे जो लग रहा है कि जो इतने सालों का भी मैं देख रही हूँ कि जैसे हमारे अभी बैचेस बाहर जाना शुरू हुए, जब तक हमारा कोई बैच स्कूल छोड़ के नहीं गया था, जैसे आफ्टर 10th और 12th, तब तक हम नहीं अपने, हमें पता था हमारे बच्चे अच्छे हैं। लेकिन जैसे अभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो अगर हम उनका एकेडमिकली रिजल्ट देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है सर। बच्चे जहाँ पे भी जाके एडमिशन लेते हैं तो वो लोग सुनते हैं और बोलते हैं कि ये स्कूल कहाँ पे है। तो एक बार तो हमारा एक बच्चा था जो 10th के बाद गया, 12th के बाद गया, और उसके 92% हाईएस्ट मार्क्स थे पंजाब बोर्ड से। तो जैसे ही वो कॉलेज में गया एडमिट होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कौन सा स्कूल है जहाँ पे लड़कों के भी 92% मार्क्स आ रहे हैं। तो नो डाउट कि वो कॉलेज आज हमारे टच में है। वो खुद आते हैं हमारे पास कि यहाँ पे आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, बच्चों को मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो वो हमें आज रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है कि एक तो एकेडमिकली जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे साथ ही सिटी कॉलेज है, और वहाँ पे पिछले 2 साल के रिजल्ट में जो हमने देखा कि हमारे स्कूल की बच्चियां वहाँ पे गई, 2 बच्चियां थी और दोनों की दोनों ही वहाँ पे टॉपर्स थी। और अभी एक लड़का वहाँ पे गया तो उसको अच्छी उसकी जॉब लगी है। बायजूस ऐप में उसका सिलेक्शन हुआ है और 10 लाख का पैकेज उसे मिला है। तो जब ऐसी न्यूज़ हमें मिलती है तो फिर लगता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो स्कूल जो हमारा जो स्कूल है बोधिसत्व सर, स्कूल वैसे चलाना यहाँ पे कुछ मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, आपको मनी माइंडेड होके स्कूल चलाना है, तो स्कूल बहुत अच्छा चला सकते हो और इजीली चला सकते हो। लेकिन जितना मैंने देखा है कि अगर आप किसी मिशन को लेके स्कूल चला रहे हो, और मिशन भी कौन सा, आपके पास बाबा साहब का मिशन है, तो उसको चलाने में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, आपको पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले तो स्ट्रांगली आपको खुद को तैयार होना है कि आपको काम क्या करना है, ये आपको पता है कौन सी सोसाइटी में जाके, क्योंकि जिस सोसाइटी में जाके हम अभी स्कूल चला रहे हैं वो सोसाइटी इतनी अवेयर नहीं अभी तो है, लेकिन जब हमने ये स्कूल शुरू शुरू किया था तो तभी हमारे लोग इतने अवेयर नहीं थे, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे। अभी तो कुछ सिस्टम ऐसा हो गया कि लोग बाबा साहब को सुनने लगे हैं, जानने लगे हैं।
लेकिन उस समय बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि सबसे पहले तो ये बोधिसत्व जो नाम है ना, बोधिसत्व से बहुत प्रॉब्लम आती थी कि ये कौन सा नाम है? डॉक्टर अंबेडकर तो सुना है, लेकिन ये बोधिसत्व भी कौन सा नाम आ गया? तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, मिशनरी स्कूल चलाना, बाबा साहब के मिशन को लेके, बुद्धा की थॉट्स को लेके स्कूल चलाना आपके लिए एक चैलेंज है। और पिछले 20-22 साल से जो मैंने इस चैलेंज को लिया है, तो आज मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसे स्कूल में आपको अपने आप को साबित करना है। आपके पास बहुत सी ऑब्स्टेकल्स आती हैं आपके रास्ते में, बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो आपको परेशान करते हैं, और जैसी हम व्यवस्था में रह रहे हैं, सोशल व्यवस्था है जो हमारी, वो हमसे बिल्कुल अलग है। बुद्धिज्म को तो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनको पता ही नहीं है, लेकिन बाकी सब उनको पता है। तो जैसी व्यवस्था में हम काम अभी कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन बदलाव आता है, बदलाव के लिए आपको जैसे बोलते हैं ना कि एक लकीर को बड़ी करना है, तो उसके लिए आपको उससे भी बड़ी लकीर खींचनी होती है। आपको किसी को साफ नहीं करना है, तो आपको उनसे बड़ी लकीर खींचनी है। तो वही काम इस स्कूल में रहकर हमने किया है कि हमने इतनी बड़ी लकीर खींची है कि आज वाकई में दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो ये शंभू जी का भी आपने वीडियो दिखाया, और इनका भी बहुत थैंक्स, क्योंकि इनकी वजह से हमारा स्कूल भारत से बाहर निकला, भारत से बाहर गया, और बहुत सारे लोगों ने हमें नॉलेज जो है शुरू किया इस स्कूल को जानना। और ये जो स्कूल है अभी बहुत स्मूथली चल रहा है। बहुत पेरेंट्स जो हैं हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, उनको हमें फेथ है कि उनके बच्चे हमारे स्कूल में सेफ हैं। क्योंकि सर हमारे स्कूल में हम प्रायोरिटी देते हैं मॉरल वैल्यूज को। मॉरल वैल्यूज के लिए जैसे अभी आपने आज ही प्रोग्राम शुरू किया और पंचशील लिया, तो हमारे जो प्रेयर है, इतने सालों से देखो हमारा 20-22 साल से जो स्कूल चल रहा है, तो हमारा प्रेयर पंचशील से ही शुरू होता है। तो पंचशील जो है वो बच्चे रोजाना लेते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे इसको अच्छे तरह से जानते हैं, और इसको और अच्छे से बताने के लिए हम समय समय पर हमारे पास धर्माचार्य जी आते हैं, और शिविर लगते हैं, स्कूल में शिविर लगते हैं पंचशील पे। तो इसकी वजह से क्या है कि अच्छी मॉरल वैल्यूज बच्चों में जो इनकलकेट हो रही है, बच्चे इसको समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे वैसे भी हमारा जो देख रहे थे कि जो एजुकेशन है उसका मेन एम ही यही होना चाहिए कि हमने अच्छा एक मॉरलिटी पैदा करनी है, अच्छी सोशलाइज सोसाइटी जो है वो पैदा करनी है। तो पंचशील के बिना हम पैदा नहीं कर सकते। अगर पंचशील को फॉलो करेंगे तभी ये मॉरल वैल्यूज भी तभी आएंगी, और अच्छी सोसाइटी भी तभी बनेगी। तो ये हमारा अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि पंचशील के थ्रू ही हमने बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया है। उनका नैतिकता उनमें आई है, वो बच्चे ठीक गलत की पहचान को देखते हैं, और बाहर जाके एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज बाबा साहब की स्टेजेस लगाते हैं अपने गांव में, उनके प्रोग्राम करते हैं, उन प्रोग्राम्स को लीड करते हैं। तो इस सभी को मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से देखती हूँ कि ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो अ, बच्चों का रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा आ रहा है, स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं अपने स्कूल का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर वाकई में बहुत अच्छा देख रही हूँ। क्योंकि हमारे स्कूल में जो टीचर्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के नाम पे स्कूल है तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे, या तो सभी आते हैं, सभी का वेलकम है यहाँ पे। लेकिन ना उनको मैं यही बोलती हूँ कि यहाँ पे हम जो भी करवाते हैं आपको वॉच करना है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ बैठो, हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत फ्रूटफुल रहता है हमारे लिए। लोग बदलते हैं, चेंज होते हैं, कि पता ही नहीं, बाबा साहब के बारे में पता ही नहीं है। उनको यही लगता है कि बाबा साहब तो बस एक इन ऐसी लोगों के लिए थे, बस उन्होंने और कुछ नहीं किया। तो वाकई में बहुत सारे लोग हमारे पास आके चेंज हुए हैं जिनको कुछ नहीं पता था। तो इस तरीके से जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी में हम, और ये स्कूल है हमारा, और वाकई में सोसाइटी बदलने का काम कर रहा है। क्योंकि शुरू से हम अगर देखते हैं, बुद्धा की टीचिंग्स को लेते हैं, हम कबीर महाराज की टीचिंग्स को लेते लेते हैं,
ज्योतिराव फूले जी हैं, उनकी टीचिंग्स को लेते हैं, उसके बाद बाबा साहब को पढ़ते हैं, तो उन्होंने यही बोला कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सोसाइटी को बांध के रखे, सोसाइटी को आगे लेके जाए, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें लॉजिक हो, जिसमें आप तर्क कर सकें और तर्क के बेस पे होनी चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज जो हैं, वो सारी एजुकेशन हम अपने स्कूल में दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और सही शिक्षा देते हैं। बहुत से हमारे आइकन्स ऐसे हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होता, तो वो सारे के सारे हमारी दीवारों पे लगे होते हैं, हमारे बच्चों के दिमाग में होते हैं वो। जैसे मैं कुछ का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, जैसे तिलका मांझी है और मंगल पांडे जी हैं, जिनका आज तक हम जो पढ़ रहे हैं बुक्स में वही मिलता है, लेकिन हम उनको जो वो वाला इतिहास दिखाते हैं जो अभी तक किसी ने दिखाया नहीं। तो इसी तरह से नंगेली है, उसका इस सोसाइटी को क्या योगदान था उसका। तो बहुत से हमारे जो ऐसे आइकन्स हैं, उनको हम यहाँ पे लेके आते हैं। एक तरह से हमने अपने स्कूल में अपना अपना कल्चर पैदा किया हुआ है। तो जैसे वो हमारा स्कूल है, हमारी ग्राउंड है, तो हमारी एक वर्क प्लेस है, तो वहां पे हम अपना कल्चर पैदा करते हैं, जहाँ पे आपको शुरू से लेके अंत तक, क्लास से लेकर बाहर तक, ग्राउंड से लेके हर एक चीज तक आपको अपना कल्चर मिलेगा, जो बाबा साहब बुद्धा उनकी टीचिंग्स को लेके ही जो वहाँ पे काम चलता है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि अ, मैं अपने स्कूल का भविष्य बहुत अच्छा देख रही हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि ऐसे स्कूल जो हैं वो हमारे जो है पंजाब में तो क्या पूरे इंडिया में ऐसे स्कूल्स होने चाहिए, ताकि जो जैसे लोग हमारे पास आके बेनिफिट ले रहे हैं, तो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिले। क्योंकि शंभू जी के इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने हमें कॉल्स करना शुरू किया, जो चाहते थे कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी ना होने की वजह से तो उनको निराश होना पड़ता था। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे स्कूल जो हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनने चाहिए, हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो सम टाइम लोग हमें मेरे मुझसे कॉल करके पूछते थे कि मैडम आपके पास हॉस्टल नहीं है, लेकिन हम आपके अपने बच्चों को ऐसे कल्चर में लेके आना चाहते हैं जहाँ पे उनको बाबा साहब पढ़ाया जाए। हम नहीं चाहते उनको कि वो सरस्वती वंदना करवाई जाए। तो हम ये नहीं सिखाना चाहते। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि स्कूल में आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा। आप अपने घर में अपना वो कल्चर पैदा करो जो आपके बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं। तो स्कूल जरूरी नहीं है कि आपको पूरे स्कूल इंडिया में ऐसे मिलेंगे। तो उनको अच्छा लगता है कि इसके बाद हमारा एक जो नेक्स्ट स्टेप अभी वो हुआ कि इसके बाद हमारी एक नई सोसाइटी जो है हमने ऑर्गेनाइज किया है, और उस सोसाइटी के अंडर जो है अभी हमारे अलग अलग स्टेट में 5 स्कूल जो हैं वो हमारे खुलने को तैयार हो रहे हैं। वहां पे हमारे साथ टीम जुड़ रही है, और 5 नए स्कूल जो इसी की ब्रांच होंगे वो खुलेंगे, ताकि वहां पे भी लोगों को ऐसी सहूलत मिल सके। और इसकी ऑलरेडी एक ब्रांच जो महाराष्ट्र पुलगांव में इसी नाम के अंडर चल रही है, वो इसी की सेकंड ब्रांच है, दूसरा स्कूल है जो वहां पे चल रहा है, और वहां पे भी सेम एजुकेशन है, और वहां पे जो हॉस्टल की फैसिलिटी मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम मिशन पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, हो सकता है हमारा थोड़ा स्पीड स्लो होगा, क्योंकि हम दुनिया के जो है ऑपोजिट साइड में चल रहे हैं। तो ऑपोजिट साइड में चलना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर इस जो हम सपने को लेकर चल रहे हैं, वो सपना जरूर एक ना एक दिन पूरा होगा कि पूरे भारत में ऐसे स्कूल खुलेंगे। पूरे भारत के बच्चे जो हैं बाबा साहब को जानेंगे, पूरे भारत के बच्चे बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, और उस दिन ये पूरा भारत जो है एक बहुत ही बढ़िया प्लेस होगा। तो ये मेरी इच्छा है, और इसके लिए मुझे जैसे हमारे स्कूल को इतना सपोर्ट हुआ, तो मैं अभी आपके इस जो शो है धम्मा वेव्स, इसके माध्यम से मैं चाहूंगी कि इसके लिए जितनी हेल्प हो वो हमें चाहिए, करें, आप लोग करें, ताकि भारत में अलग अलग जगह पे ये स्कूल खुल सके, और हमें अपने घरों में अपने बच्चों में बाबा साहब को लेके आना है, इस मिशन को लेके आना है, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके इसको तैयार करें, ऐसी सोच लेके चले। तो जी
ये स्कूल एक सोच बदलने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारी अगर सोच बदल गई, क्योंकि अब सोच बदलना किसी का सबसे मुश्किल काम है जो तक मैंने अब तक देखा है। तो पुराने रीति रिवाज को निकाल के नया उनमें कुछ भरना, ये इस स्कूल में मैं काम कर रही हूँ और मुझे सक्सेस मिल रहा है। तो उसी की वजह से मैं देख रही हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं एकेडमिकली भी उनका बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है सर। इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हमारे, 95-96% तक हाईएस्ट मार्क्स गए हमारे। तो ये सब जो काम मैं अपने स्कूल में कर रही हूँ, और एक अच्छा भविष्य में कामना कर रही हूँ कि और भी कहीं पे स्कूल खुलें, और ये मेरी इच्छा है कि भारत को मैं ऐसा देखूं। जी सो थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ मैडम चंचल जी, जो बोधि सतब अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ के प्रिंसिपल हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे जो स्कूल में जो बाबा साहब के मिशन और धम्म का प्रसार हो रहा है, वेरी इम्प्रेसिव। उन्होंने एकेडमिक लेवल की भी ऊपर बात की है कि कैसे हाई मार्क्स लेके बच्चे आगे बढ़ते हैं, वेरी इम्प्रेसिव। तो मैडम, इसको दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सो क्योंकि ये जो हम सिटिंग एट अब्रॉड, हम एक चैलेंज हम फेस करते हैं कि जो हमारे नई जो बच्चियां जहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आती हैं, जहाँ वो किसी शादी की कारण जहाँ पे आते हैं, तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि उनको उनकी उनकी डायरेक्शन क्या है, किसको उन्होंने फॉलो करना है। तो जब यहाँ पे आती है, सारा वो परिवार का सारा सिस्टम अपसाइड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बच्चे यहाँ पे आए जिन्होंने पूरा क्योंकि वहाँ पे वो खुद धम्म को फॉलो करते थे, बाबा साहब के मिशन को पढ़ते थे, सुनते थे, उन्होंने पूरे पूरे परिवार चेंज किए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी जो सेकंड क्वेश्चन जो है, द चैलेंज, तो आपने बहुत सारी वो जो उसके वो जो फ्रूटफुल बातें बताई कि स्कूल कैसे तरक्की कर रहा है, वैसे बच्चे कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो व्हाट यू फेसिंग द बिगेस्ट जो चैलेंज है समाज के अंदर? काफी चैलेंज है, लेकिन यू आर द प्रिंसिपल, आई थिंक यू आर फेसिंग मोस्ट चैलेंज देयर बाय सिटिंग इन दैट ऑफिस। तो हम थोड़ी चैलेंज की बात करेंगे। जी सर, चैलेंजेस, चेंज लाना ही अपने आप में सर एक चैलेंज है। तो हम लोगों की सोच में चेंज ला रहे हैं। उनको, किसी को आप अंधविश्वास में से निकालना, अंधविश्वास में से निकाल के उनको तर्क के रास्ते पे लेके जाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही बात जहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यही चैलेंज है जो बच्चों के थ्रू मुझे लग रहा है कि मैं उनके घरों तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को मैं मनाऊंगी वो नहीं समझेंगे इसको। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट था। तो जैसे वो तभी त्योहार चल रहे थे और वहां पे करवा चौथ का व्रत था उस दिन। तो वो जब व्रत था, तो मुझे होता है कि मुझे असेंबली में बताना है, तो उसका पूरा एनालिसिस करना है, बच्चों से क्वेश्चनिंग लेनी है, आप बताओ ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो वो असेंबली में जब मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, मैं उनको वैसे गाइड कर सकती हूँ। तो बच्चों ने, फिर एक लड़की थी, उसने जाके अपने घर में बात किया कि आज हमारी मैडम ने ये बताया मम्मा, अब जो व्रत रखते हैं घर में। तो उसके पापा लेटे हुए थे और उठे और इतने खुश हुए कि आज आपकी मैडम ने मेरे दिल की बात कर दी। क्योंकि जो चीज चेंज आप घर में नहीं, एक हस्बैंड वाइफ में चेंज नहीं लेके आ सकता, एक पापा अपने बच्चों में चेंज नहीं लेके आ सकता। वो जब, तो मुझे क्या अच्छा लगा कि बच्चे ने घर में जाके चेंज किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको लोगों में से अंधविश्वास को बाहर निकालना और उनको तर्क के रास्ते पे लेके आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए अभी। और जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं अभी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास, मुझे इसके लिए लगता है कि स्कूल एक सबसे बड़ा माध्यम है हमारे पास, जिसमें हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई मुझे क्वेश्चनिंग नहीं आ गई, क्योंकि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस सब कुछ बता रही है। तो साइंस है और लॉजिक है हमारे पास, और उसके बेस पे चला रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे कितने सारे अंधविश्वास हैं। सूरज चांद को लेके भी अंधविश्वास है, यहाँ पे दिन रात को लेके भी अंधविश्वास है।
तो सुबह से लेके रात तक सारे अंधविश्वास ही हैं। तो उन सभी में से लोगों को निकालना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी थैंक यू मैडम चंचल जी। आपने तो जैसे आप बच्चों की जो जिंदगी बदल रहे हैं, जो असली शिक्षा है वो जो हमारा समाज, आप तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो आपने हजारों सालों का जो बहमों भरमों वाला जो दिमाग चल रहा है हमारे समाज में, उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बुद्ध का शिक्षा है, गुरु रविदास जी का शिक्षा है, कबीर साहब का, बाबा साहब का यही संदेश है, शिक्षा है। मगर जो सही मायने में शिक्षा थी वो हमारे लोगों से हमारे लोगों को अंधेरे में रखा गया। वो असली शिक्षा, जो असली इतिहास था हमारा, जैसे आप बता रहे हैं, वो हम लोगों से बहुत दूर रखा गया। वो हमें नहीं बताया गया। वो गलत हमें इतिहास जो पढ़ाया गया स्कूलों में, हम भी पढ़े हैं इंडिया में, तो हमें बहुत लिमिटेड जानकारी दी जाती थी, बहुत लिमिटेड बताया जाता था। कभी बाबा साहब के बारे में तो विस्तार से पढ़ाया ही नहीं जाता था, और बुद्ध के बारे में भी सिर्फ 2-4 बातें बताई जाती थी कि जी वो इस तरह कारण वो बने हैं, वो सन्यासी बने जो बने वो। और हमारे भिक्षु लोगों के बारे में तो बहुत ही घटिया शब्दावली बरती जाती थी। अभी भी लोगों के दिमाग में जो गलत बातें बताई जाती हैं भिक्षुणियों के बारे में भी, कि बुद्ध ने तो भिक्षुणी को धम्म के नजदीक आने ही नहीं दिया। तो जो आप जो अब काम कर रहे हैं, ये तो रियली प्राउड ऑफ यू। एंड मैं जो आपने अभी बात की, सोच बदलना, सोच में इसमें वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि हम एस कनाडा जो हमने ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ रुपया जो भारत में बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया, देते हैं, हम बच्चों की हेल्प करते हैं। मगर उसमें मैंने देखा है जिनको हमने लाखों रुपया दिया है, वो भी कभी कभी उनका हम स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें अभी भी वो पीरों की पिक्चर और वो बाबाओं की पिक्चर लगाकर माथा टेकते हैं। ये सोच हम लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं चेंज कर सकते। तो आपने जो स्कूल में बच्चों को 500 बच्चे कम नहीं होते, और उनको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं आप लोग, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और रियली प्राउड ऑफ यू गाइस सोहनलाल गिंडा जी। और मेन रोल जो आपका है, क्योंकि स्कूल के एक प्रिंसिपल, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक ब्रेन है आप, जो सभी सिस्टम को चला रहे हैं। तो रियली प्राउड ऑफ यू। और हम आपसे विनती करते हैं ऐसे लगे रहें, अपना जो बाबा साहब का आशीर्वाद, बुद्धा का आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा रहे। सो प्लीज कीप कंटिन्यू, और हम आपको पूरा सहयोग देंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। धम्मावेज की टीम आपके साथ है पूरी। जब भी आप अपना कोई संदेश देना चाहते हैं, तो धम्मावेज ऑलवेज ओपन फॉर यू। So really appreciate for your time and your sacrifice. So thank you so much. Namo Buddhaya, Jai Bhim. थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू कैन साहब। 2003 से 2003 से जो स्कूल की इनॉग्रेशन हुई, और नो बेनिफिट नो लॉस। चंचल जी, हमें पूछा जा रहा है कमेंट में कि अगर वो कोई किसी किस्म की डोनेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज डू शेयर योर नंबर। कुछ ऐसी कुछ ईमेल्स वगैरह आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। जी सर जी। मैं सर अकाउंट नंबर सेंड कर सकती हूँ, जहाँ अपनी ईमेल स्कूल की। ठीक है, प्लीज आप चैट में टाइप कर सकते हैं, जहां आप हमें भी सेंड कर सकते हैं। सो जी चंचल जी, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जैसे मैंने बोला कि 20वीं सदी के अनाथ पिंडिक जी सोनाल गिंडा जी, उन्होंने जी भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो जी गिंडा साहब, अगर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम, नमो बुद्धाय, जय भीम। अनम्यूट कीजिए गिंडा साहब।
आप आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट हैं। हेलो हेलो, हाँ जय हाँ जी, भीम। हाँ जी। नमो बुद्धा, जय भीम गिंडा साहब, वेलकम टू दम्मा वेव। हाँ थैंक यू। मैं सुन रहा था और मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से स्कूल के बारे में बताया है। स्कूल के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। मेरा रोज ही एक दो बार टेलीफोन होता गिंडा रहता साहब थोड़ा है, ऐसे थोड़ा नए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की चर्चा होती रहती है। जी गिंडा एक साहब, तो थोड़ा ये अपना स्कूल के लिए कैमरा। हमने अभी जो हमारा अगला जो बिग चैलेंज है वो है कि इसको हमने मेडिकल नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लाने हैं। उसके लिए 2-3 लैब्स बनेंगी और वो हमारे लिए थोड़ा वो 40-50 लाख का वो बजट होगा। तो फिर ज़्यादा बच्चे हैं वो उस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी ये बात है, जैसा आपने देखा ही है स्कूल के बारे में, गिंडा स्कूल साहब, के 5वीं आपकी के आपकी 8वीं पिक्चर के नहीं दिख 10वीं रही। के 12वीं के जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट रहता है। और रिजल्ट के साथ साथ जो बच्चों में डिसिप्लिन और ये पारमिता और बुद्धिज्म की जो भी क्वालिटीज है वो बच्चों को अगेन एंड अगेन जाते हैं। और मैं कभी कभी जानबूझकर जो स्टाफ है उनके घरों में भी चले जाता हूँ और कितना अच्छा लगता है जब दूसरे लोगों के घर में जाते हैं तो जो स्टाफ है अपने पेरेंट्स के सामने जय भीम से हमको संबोधन करते हैं। और बहुत अच्छे डेडिकेशन से वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है जो जो जैसे मैडम ने कहा कि हम एक संस्था जो है वो ऐसे स्कूल हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में हो, हर स्टेट में हो। क्योंकि एक स्टेट में अगर ज़्यादा होते हैं तो हम चाहते थे पंजाब में, लेकिन अभी पंजाब में इतना हमको सहयोग नहीं मिला। हम ऐसे स्कूल पंजाब देश के हर स्टेट में बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो मूवमेंट है पूरे देश की मूवमेंट बने। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी ही हम जो है वो सोसाइटी है जो लॉन्च करेंगे। और दूसरी बात है, अगर कोई स्कूल के लिए हेल्प करना चाहता है वो भी वेलकम है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इस बात का ख्याल रखना कि जो पैसे हैं वो इंडियन अकाउंट से आए तो बढ़िया रहेगा। मतलब क्योंकि फिर अभी गवर्नमेंट ने बहुत सी पाबंदियां ला दी हैं, FCRA होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जी लेकिन उसकी भी हम ट्राई कर रहे हैं। अभी हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर वो भी हमको मिल जाए तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बाहर से पैसे भेजने के लिए। हाँ, तो इसीलिए दूसरा जो भी धम्मा वेव्स के पार्टिसिपेंट हैं, लिसनर हैं, सपोर्टर हैं, वो जब भी पंजाब जाएं वो स्कूल में जाकर देखें और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो स्टाफ है, बच्चे हैं, उनको उनके साथ बातचीत करें और जो भी हो सकता है हेल्प भी करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ताकि हम ये जो बाबा साहब ने एजुकेशन के ऊपर मतलब जैसे, क्योंकि कोई भी समाज है, कोई भी देश है, अगर एजुकेशन नहीं है और सही एजुकेशन नहीं है तो फिर वो ना तो समाज आगे बढ़ेगा ना देश आगे बढ़ेगा। बस इतना ही है। आपका बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद गिंडा साहब, आपने समय निकाला और आप आपकी डेडिकेशन को देख के लगता है और बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और बड़ा हम उत्साहित होते हैं कि आपने सारी जिंदगी, आपकी जिंदगी की जो कमाई है वो मिशन और धम्म के सार प्रसार के ऊपर आपने खर्च किया है। वी आर so proud of you, sir, and also we wish you at the same time and good health। एंड आप ऐसे ही जो आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट है आपका सक्सेसफुल हो। दम्मा वेव की पूरी टीम आपके साथ है, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा सहयोग करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आखिर में ओके। मैं मैडम चलतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यू वर्ड्स टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम, क्योंकि हमारा जो लास्ट में सेगमेंट होता है, क्योंकि पूरी हफ्ते की हमने ये जो एक्टिविटीज होती है वो हाइलाइट्स करते हैं हमारे डॉक्टर सुजाता जी। लेकिन डॉक्टर सुजाता जी बिजी होने के कारण आज हमारे साथ मैडम सारला जी वो जुड़े हैं, वो करेंगे। तो उनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंचल जी से। चंचल जी, आप कोई मैसेज हमारे जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, क्योंकि ये हजारों की तादाद में दम्मा वेव का जो प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी देखा जाता है,
तो अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज गो है। जी सर, मैं अपनी तरफ से यही मैसेज दूंगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें सभी, और सही शिक्षा देनी है। और शिक्षा के लिए हेल्प जितनी आप कर सकते हैं लोगों की, वो हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सी मैंने देखा कि बहुत सी जो इंटेलिजेंसी है ना, वो पैसे की कमी की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये मेरा अपना देखा हुआ अनुभव है। और जैसे आज हमारा जो मेडिकल कैंप लगा, उसमें भी मैंने यही नोट किया कि जो गरीबी है उसकी वजह से बहुत से लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो भारत में सबसे जो ज़रूरी ये 2 चीज़ें हैं, एजुकेशन और मेडिकल सुविधाएँ मिलना। तो मैं अपनी तरफ से आज का यही मैसेज दूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन के लिए हमें हेल्प करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने के लिए, और बच्चों को सही शिक्षा, बाबा साहब की शिक्षा और बुद्धा की शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए हमें। हमारे बच्चे चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी तक चले गए हों, लेकिन उनको बाबा साहब और बुद्धा के बारे में भूलना नहीं चाहिए। वो अपने साथ उनको लेके जाना चाहिए। मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को बोलती हूँ कि कम से कम आप 12th तक इतने तैयार हो जाओ कि 12वीं के बाद जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो, तो आपको फिर पता चलता है कि बाहर आप कौन से समाज में जा रहे हो। तो अपने बच्चों को बाबा साहब को ज़रूर पढ़ाना है, क्योंकि आज मेरे में अगर इतना हौसला है, तो वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद ही आया। तो ये सच में है कि बाबा साहब जो है, उनको जानने के बाद आप शेर की तरह बोलना शुरू कर देते हो, आपके क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो बाबा साहब को छोड़ के हमारे पास कुछ नहीं है। तो यही मैं आज का मैसेज देना चाहूँगी कि उनकी जो सोच है, उनको जितना हम आगे लेके जा सकें, उतना लेके जाना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और एजुकेशन एक ऐसा टूल है, वो कोई भी आपसे स्नैच नहीं, कोई भी आपसे उसको खींच नहीं सकता। सो नोबडी कैन स्नैच दैट टूल इफ यू हैव दैट टूल। सो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बोधिसत्व अंबेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैडम चंचल जी हमारे आज स्पेशल गेस्ट थे, और हम पूरी दमा वेव की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी जो कार्य आप करते हैं, तो दमा वेव की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा मैडम सारला जी से, जो पूरा वीक का अपडेट देते हैं पूरी एक्टिविटीज का। वो काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे थे। मैडम, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्राध्यापिका सरला घनश्याम पांताने पेशे से प्राध्यापिका हूँ और नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। और मैं आपके समक्ष इस सप्ताह के दिनांक 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में जो दिन विशेष थे, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। दिनांक 1 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1 अगस्त को महाराष्ट्र के क्रांतिकारी कवि, लेखक, नाटककार और समाज सुधारक अन्ना भाऊ साठे की जयंती मनाई गई। साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे, इनका मूल नाम तुकाराम भाऊराव साठे था और इनका जन्म 1 अगस्त को 1920 में वाटेगांव, सांगली में हुआ था। इनका साहित्य सृजन काफी है सर। इसमें इन्होंने 35 उपन्यास, 19 कथा संग्रह, जिनमें 300 से ज्यादा कहानियां हैं, 14 लोक नाटक, 11 पोवाड़े, इट इज द फोक सॉन्ग लाइक, एक यात्रा वर्णन और 250 से ज्यादा लावनियों की रचना की है। ये अन्ना भाऊ साठे जो है, इनके प्रेरणा स्रोत मार्क्स और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी है, और इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास फकीरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है। फकीरा को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 1 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। उसी प्रकार 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी प्रकार 1 अगस्त को वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे अर्थात विश्व मैत्री दिवस मनाया गया, जो दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति की संस्कृति को बढ़ाने के प्रयोजन से मनाया गया। उसी प्रकार 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया गया।
और 1 अगस्त 1916 को आपराधिक जाति के लोगों की उपस्थिति को बंद करने हेतु शाहू महाराज द्वारा एक आज्ञा पत्र भी जारी किया गया था। 2 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1942 ईस्वी के कानून में हरिजन जाति का दर्जा कायम रहेगा। इस प्रकार के 5 प्रश्नों गांधी जी ने हरिजन पत्र के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहे थे, जो दैनिक महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुए थे। 2 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। 3 अगस्त 1928 में मुंबई प्रांतिक समिति में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई थी। मुंबई काउंसिल महाराष्ट्र वतन बिल पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भाषण भी दिया था। 3 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। 4 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1923 ईस्वी में 4 अगस्त के दिन ही राष्ट्रीय बहुजन समाज के अस्पृश्यों के सार्वजनिक स्थान पर मुक्त संचार करने हेतु कानून मुंबई विधिमंडल में बहुमत से पारित किया गया था। 4 अगस्त को यूएस कोस्टल गार्ड दिवस भी मनाया गया था। 5 अगस्त दिन विशेष के अंतर्गत 1947 ईस्वी में मुंबई म्युनिसिपल मजदूरों की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को 2001 रुपए की थैली अर्पण की गई थी। 5 अगस्त 1938 ईस्वी में परल में आयोजित हिंदू नेताओं की सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भाषण दिया था। 5 अगस्त को ही मंजू सुमन का जन्मदिन मनाया गया, जो कि वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 5 अगस्त को इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे भी मनाया गया था फॉर द पर्पस ऑफ अवेयरनेस। 6 अगस्त को 1920 को पंढरपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहिष्कृत वर्ग की जाहिर सभा दी थी। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया गया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था। 7 अगस्त सन 1936 ईस्वी में मुंबई शहर में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की वार्षिक सर्वसाधारण सभा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। हम सभी को पता है कि सभी मजदूरों को न्याय प्रदान करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक महामानव थे और उन्होंने कामगारों मजदूरों के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उनमें उन्होंने 12 घंटे से उनके काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे किया था। पीएफ योजना, वेतन आयोग, पेंशन लागू करना जैसे कार्य उन्होंने किए थे। उसी प्रकार महिलाओं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान उन्होंने दिया था और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया था, जिसके कारण सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य की गई है और सीएल, ईएल, पीएचएल के लिए भी उन्होंने प्रतिवेदन दिया था। उसी प्रकार 7 अगस्त 1942 के दिन मजदूर मंत्री कर कमलों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कर कमलों द्वारा चौथी मजदूर परिषद का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। उसी प्रकार हाल ही में अभी एक भारत की एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो संविधान है वह स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। और हाल ही में हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या राष्ट्रपति जो चुनी गई, उसके बारे में है कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार किया जाता है और राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार तय की गई है। लेकिन जब अभी 15वीं जो राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति पद की शपथ व राष्ट्रपति पद का हस्तांतरण होने के पूर्व उनका शुद्धिकरण किया गया, जबकि ये पद उन्हें भारत के संविधान से मिला है। और इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उपस्थिति में द्रौपदी मुर्मू का ब्राह्मण पंडितों द्वारा यज्ञ व शुद्धिकरण किया गया। अब संविधान ने द्रौपदी मुर्मू को बिना जाति, बिना लिंग भेदभाव के ये पद दिया है, फिर भी उनका शुद्धिकरण किया गया। और ये जो है ये एक प्रकार की मानसिक गुलामगिरी को ही दर्शाता है। और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया, तो उसे भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके बारे में
बोलना चाहिए कि ये अधिकार उन्हें, और महिलाओं को विशेष रूप से उनके जी अधिकारों के लिए, उनके पद के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 1 अगस्त को विश्व मैत्री दिवस था और आज भारतीय मित्रता दिवस है। और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये हमें बताया है हमारे महापुरुषों की जो दिन थे उसके बारे में, और जो प्रेजेंट न्यूज़ के बारे में आपने बताया हमें। आप के हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद धम्मावेश का मकसद वो जानो फिर मानो, और शिक्षा, जो सही शिक्षा उसको फैलाना है। इसीलिए हम जितना भी हमसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं कि जो सही जानकारी, सही इतिहास हमारे लोगों तक पहुंच सके, जो हमसे छिपाया गया है हजारों वर्षों तक, वो हम चाहते हैं कि आप जैसे जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए हम ये हमारा कोशिश होता है कि आप लोगों को लेकर आएं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया जानकारी है हमारे लोगों तक पहुंचे। आज हम हरवंश बिरदी जी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रैंड डॉटर का शादी है। उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं, और उनको हम यहाँ धम्मावेश पे मिस भी कर रहे हैं कि वो हाजिर नहीं हो सके। तो नेक्स्ट वीक वो आएंगे खुद, और हमें अपना जो उनका भी जो बहुत वास्ट नॉलेज है इतिहास के बारे में और बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, वो टाइम टू टाइम हमें जो गाइड करते रहते हैं। और धम्मावेश के जो फाउंडर मेंबर भी हैं हरवंश बिरदी जी। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सुनने देखने वाले हैं वो धम्मावेश को स्पॉन्सर करें, और टाइम टू टाइम जब भी उनके कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो धम्मावेश पे को हम वो स्पॉन्सर करें। जैसे आज का जो स्पॉन्सरशिप है, हमारे बहुत ही नौजवान लड़के अनमोल प्रीत सोंड जो वैंकूवर में रहते हैं, उनके मिसेज रवीना सोंड, जो अभी अभी उनकी नई शादी हुई है। हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ व्यतीत करें। या उनके फादर साहब मोहनलाल करीमपुरी जी जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, बहुत डेडिकेटेड फैमिली है सभी फैमिली। तो जब भी हमें कभी जरूरत पड़ा है, उन्होंने माइक और मॉरल सपोर्ट दिया है। सो बाबा साहब के मिशन के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। हम धम्मावेश की टीम अनमोल प्रीत सोंड और रवीना सोंड के आभारी हैं कि उन्होंने आज का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। आज हमारे साथ जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, मैडम चंचल जी आए हैं, भंते जी, बिखनी सुनीति जी आए हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने धम्मावेश पे आकर हमारे लोगों को जो धम्म देशना दिया है, एजुकेशन के बारे में जानकारी दी है। सोहनलाल गिंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है वो और धन जो स्कूल के लिए लगाया है, हमारे समाज को प्रमोट करने के लिए लगाया है। उनके हम बहुत आभारी हैं। महेंद्र लाल सलन जी टोरंटो से, जो हमेशा धम्मावेश की टीम के मेंबर हैं, और जब भी हमारे कोई भी इंडिया में कोई काम होता है या कोई सामाजिक नेसेसरी होती है, तो वो हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे आनंद भाई साहब जो मेन होस्ट हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे धम्मावेश को चलाने के लिए। हम इनकी सेहत याबी के लिए शुभकामना करते हैं, और आप सभी को मंगल मैत्री देते हैं, और बुद्धा के, बाबा साहब की ब्लेसिंग की उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ हमेशा ही उनका जो ब्लेसिंग रहे। और हमारे हरवंश बिरदी जी ने जो धम्म पद के 425 जो श्लोक हैं, उनमें से 100 का जो पंजाबी में हिंदी में अनुवाद किया है, उसमें से लिखा है उन्होंने, जो होशियार भिक्षु है लापरवाही से डरता है और आग की तरह छोटे और बड़े तूफानों को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। ये धम्मपद का जो श्लोक आपसे साझा कर रहा हूँ। इसी के साथ धम्मावेश की तरफ से
सभी देखने सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गेस्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो 3 कॉन्टैक्ट्स जो आए हैं मैडम चंचल जी ने भेजे हैं, अगर आप स्कूल के प्रति कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हुसन लाल जी को, उनका नंबर है 9888693442 के ऊपर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैडम जी से आपने कोई कांटेक्ट करना है, आपके बच्चे की कोई एडमिशन का कोई है या कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्कूल, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट हर 9888693442। और उनको ईमेल भी कर सकते हैं आप, अगर आपने कोई डोनेशन करनी है, अपना कोई सजेशन देना है, यू कैन आल्सो सेंड हर ईमेल bodhisattva60@yahoo.in। ये ईमेल एड्रेस है। आप कभी भी हमारी टीम से जो कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा भी ले सकते हैं। हम पूरा दमावेव की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक इंफॉर्मेशन जो लंदन में एक सॉरी, यहाँ सोनल गिंडा जी कुछ कहना चाहते हैं। गिंडा साहब, गो अहेड प्लीज। हाँ, मेरे ख्याल आपने जो हुसन लाल जी का कांटेक्ट दिया है, टेलीफोन नंबर, वो थोड़ा गलत बोला है। उनका नंबर है 9988393442, इंडिया का नंबर है। ठीक है मैडम जी, आप करेक्ट करना चाहेंगे? सर मैं ही करेक्ट कर देती हूँ सर, मुझसे डबल लिखा गया है, मैं कर देती हूँ अभी करेक्ट उसको। ठीक है, प्लीज गो अहेड मैडम, आप अनाउंस कर दीजिएगा नंबर। यू आर म्यूटेड मैम। सर इट्स 9988393442। थैंक यू मैम। और ये नंबर जो शेयर किए गए हैं, अगर आपने कोई भी कांटेक्ट करना है तो इन नंबरों से आप स्कूल के प्रति कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि लंदन में एक ग्लोबल अम्बेडकराइट कन्वेंशन जो होने जा रही है, वो अक्टूबर 13, 14 और 15 इसी साल 2022 में ये रखी गई है, ग्लोबल अम्बेडकराइट कन्वेंशन। अगर आपको ज़्यादा जानकारी डिटेल में आप लेना चाहते हैं तो आप गौतम चक्रवर्ती जी से, जिनका नंबर है 447956918053, और हरबंस बिड्डी जी से 447903839047। और इंडिया का जो नंबर है प्रोफेसर परम खोपे जी, उनका नंबर है 919158763030। अगर कनाडा में और यूएस से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे को भी फोन कर सकते हैं 416-578-0000 के ऊपर आप ये हमें फोन कर सकते हैं। तो कुछ हमारे उपासक हैं जिन्होंने भिखनी सुनीति जी का नंबर वो चाहते हैं, तो मैं नंबर शेयर करता हूं, आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उनका नंबर है 918055060937। ये भिखनी सुनीति जी का नंबर है। और आप हमें कभी भी फोन करके ये जो नंबर हमने इंफॉर्मेशन शेयर किया है आप ले सकते हैं। हम आज का जो खास जो प्रोग्राम था हमारा दमावेव का, ये सारे का सारा प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर अपलोड बाय ट्यूसडे हो जाता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, यूट्यूब चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके साथ ही हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नेक्स्ट संडे सेम टाइम 8 PM। थैंक यू सो मच। बुद्धं शरणं गच्छामि।